हेलो बच्चों, क्या हालचाल। टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 6.2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आप ही की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत बच्चों ने कमेंट किया है कि सर चैप्टर 6 तो पूरा करवाओ। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम आई फ्लू, दैट्स वाई आई कुड नॉट शूट दिस वीडियो अर्लियर। सो इन emergency because your papers are going on from 1st of September, so I am trying to complete as early as possible for just for you। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर हमें कुछ ये दो लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है। पता नहीं कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं है, बताया हुआ नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और साथ में हमें क्या पूछा है कि हमें ये बताना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल होगी। तो सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो कि जो इसके अंदर एक्स है और 50 डिग्री वाला एंगल है, इन दोनों का सम एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये वाला x है, ये 50, इनका सम एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, 50 को अगर उधर शिफ्ट करेंगे 180 माइनस 50 डिग्री लगा लेना, तो 130 आंसर मिलता है हमें x की वैल्यू। ठीक है, फिर हम बात करेंगे y की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। अब ये देखो कि y और 130 जो लिखा हुआ है वो एक दूसरे के वर्टिकल साइड अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के वजह से हम ये लिखेंगे कि y जो है वो 130 डिग्री वाले एंगल के इक्वल है। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब मैं बात करूंगा कि हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कैसे करेंगे। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए ये देखो कि जो ये एक्स की वैल्यू है वो 130 है और जो ये वाई की वैल्यू हमने फाइंड की वो भी 130 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई जो है वो दोनों के दोनों इक्वल है, और साथ में इक्वल होने के साथ साथ में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब हुआ कि ट्रांसवर्सल के इधर उधर वाले दोनों एंगल्स और लाइंस के अंदर वाले एंगल्स ये इक्वल भी है। तो क्या लिखेंगे? सिंस x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, x की वैल्यू भी 130 है, y की वैल्यू 130 है, एंड ऑल्सो x एंड y आर ऑल्टरनेट interior angles, therefore AB is parallel to CD। देखो क्या लिखा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के साथ साथ वो दोनों इक्वल भी है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती है इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइंस इक्वल, ये पैरेलल है। इसी के लिए हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 जब स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन क्या है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी और लाइन ई एफ इज पैरेलल टू लाइन ई एफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये तीनों लाइन का सिस्टम है ये एक दूसरे के पैरेलल है। साथ में एक ट्रांसवर्सल जा रही है, एक्स वाई और जेड तीन डिफरेंट एंगल्स बता दिए। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये बताइए कि वाई और जेड का जो रेशियो वो 3:7 है। तो हम इसी रेशियो से इसको आगे कैलकुलेट करना चाहेंगे और हमें पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट y इक्वल टू 3x एंड z इक्वल टू 7x। x तो नहीं लिख सकते क्योंकि x इसके अंदर खुद यूज हो रहा है, कोई डिफरेंट वेरिएबल मान लेते हैं क्योंकि जब भी हमें रेशियो गिवन होता है तो जो रेशियो वाले दोनों नंबर होते हैं उनको हम x से मल्टीप्लाई करके फिर लिखते हैं। x है नहीं, हम यहाँ पे a मान लेते हैं। x क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी x यूज हो चुका है। ठीक है, y इक्वल टू 3a, z इक्वल टू 7a। y के लिए ये 3 यूज किया, z के लिए ये 7 यूज किया। ठीक है, इतना करने के बाद ये देखो कि उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये y के इक्वल ही तो होगा। इसको सही से अगर मैं बनाऊं, ये ऐसे बनाया मैंने, ये एंगल y के इक्वल होगा। यहां अगर मैं पॉइंट O डिनोट करता हूं
और यहाँ पॉइंट P और इस पॉइंट को Q मान लो, ठीक है। तो ये देखो कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ये y के इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ये तो मैंने दो इक्वेशन बना दी, ठीक है, और बाद में लिखूंगा मैं एंगल EOP इज इक्वल टू एंगल CPQ, ठीक है। EOP एंगल कौन सा है, EOP ये वाला एंगल, CPQ ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर किसी को कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ नहीं आए तो वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली इस चैप्टर की, ठीक है। एंगल EOP की जगह तो हम क्या लिखेंगे, एंगल EOP की जगह तो EOP रहने देते हैं, EOP, और एंगल CPQ की जगह हम लिखेंगे Y, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल EOP जो है ये भी Y के इक्वल हो चुका है कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। ये दो बातें लिखी हमने। इसको लिखने के बाद ये देखो हम यहाँ पे जैसे ही Y लेके आते हैं, Y और Z का सम 180 मिल रहा है लीनियर पेयर से, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, साफ साफ नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो Y और Z का जो रेशियो कितना था, Y की वैल्यू तो 3a है, लिख देंगे 3a, Z की वैल्यू 7a है तो 7a लिखेंगे, इक्वल में 180 लिख दिया। तो यहां से 10a की जो वैल्यू होगी वो 180 मिलेगी हमें, और a की वैल्यू जो है वो 180 अपॉन 10, तो a की वैल्यू 18 डिग्री मिल जाती है हमें, ठीक है। ये पहले तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब a की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम y और z के अंदर पुट कर लेंगे, y के अंदर ही पुट कर लेते हैं, z की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड x करना है। अब मैं x को फाइंड कैसे करूंगा, मेरी अप्रोच ये रहेगी, ये देखो x प्लस y जो है वो 180 होगा को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। को इंटीरियर एंगल भी 180 होते हैं उनका सम, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ में उसके बाद एक वीडियो और अपलोड की थी शायद कि why the sum of को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, ये प्रूव भी कर चुका हूं मैं। तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो x हमें फाइंड करना है, y हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ था, 3a लिखा हुआ था, तो a की जगह में 3 इंटू 18 लिख देता हूं, तो आंसर 18 3 जा 54 डिग्री मिलेगी y की वैल्यू, ठीक है। अब बात देखो क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम कि x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। x की जगह तो हम पुट करेंगे नहीं क्योंकि फाइंड वही कर रहे हैं, y की जगह 54 लिख देंगे, इक्वल में 180 डिग्री। 180 माइनस 54 करेंगे, 60 करते तो 120 मिलता, लेकिन 6 कम किया है 126 मिलेगा। सब्ट्रैक्शन करके देख लेना सही है क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है ये। अगर 54 ऐड करूंगा तो इसके अंदर 130, ठीक है। तो x की वैल्यू 126 मिली है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इफ इन द फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, ये वाली लाइन AB है, ये वाली लाइन CD है, दोनों पैरेलल बता दी, ठीक है, पैरेलल बता दी, बहुत अच्छी बात है। EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। बाद में कुछ और ट्रांसवर्सल GE वगैरह इसके अंदर बनी हुई है, साथ में एंगल GED जो है, GE और D कहाँ है, ये कंप्लीट एंगल जो है ये 126 डिग्री का बता दिया इसके अंदर। फाइंड AGE, हमें फाइंड क्या क्या करना है, AGE कौन सा एंगल है, AGE एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, GEF ये वाला अंदर वाला खाली इतना पोर्शन फाइंड करना है, साथ में एंगल FGE ये वाला एंगल और फाइंड करना है। 3 एंगल फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे ये देखो, 126 गिवन है हमें, तो अगर 126 गिवन है उसी की हेल्प से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन लिखो, देखो कैसे होगी। तो 126 वाले एंगल का नाम क्या है, उसका नाम है एंगल GED। तो GED जो एंगल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये लिख दूं, एंगल GED इक्वल टू 126, कैसे, गिवन हमें बताया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ठीक है।
अब जीईडी जो एंगल है, जीईडी ये वाला एंगल, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो जीईएफ लिख दूं इसको, और फिर लिख दूं एफईडी, दोनों मिलके 126 मिल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। जीईडी एंगल जो है उसी के मैंने दो पार्ट कर लिए, एक तो ये वाला जीईएफ, दूसरा एंगल एफईडी। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, और साथ में डिवाइड कितने पार्ट में करो, सम तो 126 ही रहना है। ठीक है, तो जीईएफ की तो वैल्यू पता नहीं है हमें, शायद ये फाइंड करने के लिए भी कहा होगा। ये रहा, देखो यहां से हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, और एफईडी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। कैसे पता चल रहा है, परपेंडिकुलर बताया हुआ है, साथ में ये परपेंडिकुलर साइन भी 90 डिग्री का, एफईडी एंगल 90 डिग्री बताया हुआ है। 90 को उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल जीईएफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिखेंगे। जब माइनस 90 डिग्री लिखेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 36 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया जीईएफ की बात। अब हम बात करें कि हमने एक एंगल तो फाइंड कर लिया, कौन सा एंगल फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल फाइंड कर लिया हमने। ये कंप्लीट तो 126 है, इतना सा फाइंड कर लिया जो है 36 डिग्री। ठीक है, धीरे धीरे आंसर के करीब पहुंच रहे हैं हम। अगर ये 120 ये 36 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 90 होना है। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल जीएफई इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, छोटा सा रीजन लिख दिया। अब ये देखो, इन ट्रायंगल जीईएफ नाम का ट्रायंगल सबको नजर आ रहा होगा, जीईएफ। इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होगा, सबको पता है। तो क्या लिखूंगा मैं, एंगल जीईएफ प्लस एंगल जीएफई प्लस एंगल ईजीएफ, एफजीई लिख दो, या फिर एफजीई लिख देते हैं, एफजीई। कौन से एंगल अभी आपको दिखा दूंगा मैं। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये देखो, ट्रायंगल का एक तो ये वाला एंगल जिसका नाम है जीईएफ, ये लिखा हुआ है जीईएफ, साथ में दूसरा एंगल क्या लिखा था, जीएफई लिखा था। तो जीएफई ये वाला एंगल लिख लिया, और थर्ड एंगल ये है एफजीई। तीनों एंगल का सम 180 होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता ही है। जीएफ की वैल्यू अभी 36 फाइंड की थी, तो इसकी जगह तो 36 लिख देते हैं। जीएफई की वैल्यू कितनी है, जीएफई की वैल्यू 90 डिग्री फाइंड की हुई, ये 90 डिग्री लिख लो, प्लस ये वाला एंगल ऐसा का ऐसा लिख देंगे, इक्वल में 180 मिल रहा है आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी है। दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, 126 प्लस एंगल एफजीई इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। 126 उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल एफजीई इक्वल टू 180 माइनस 126। इन दोनों को माइनस करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था तो 54 मिला था, 54 डिग्री। ये एंगल है एंगल एफजीई। ठीक है, ये एफजीई फाइंड कर लिया हमने। दो फाइंड तो हो गए हैं, एक तो एफजीई फाइंड कर लिया, एक जीईएफ फाइंड कर लिया। अब बात रही एजीई एंगल की। एजीई कौन सा है, एजीई ये वाला एंगल है। इसको फाइंड करने के लिए ये देखो कि इस एंगल की वैल्यू शायद हमें पता है, एफजीई अभी अभी फाइंड किया, ये है 54 डिग्री। अगर ये 54 डिग्री है तो लीनियर पेयर से इस एंगल को फाइंड कर सकता हूं मैं, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा के। चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इधर इसके नीचे, वरना समझ नहीं, इधर से लिख देता हूं मैं, एंगल एजीई प्लस एंगल एफजीई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर, रीजन साथ साथ में लिखने बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो एफजीई की तो वैल्यू 54 है, इधर एंगल एजीई है, और इधर की साइड में है 180 डिग्री। तो 54 को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 54 होगा, जिसका आंसर 126 डिग्री मिलेगा। एंगल एजीई की वैल्यू है ये। तीनों की तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल बस इतना ही पूछा था कि इन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करो, जो हमने फाइंड करके दिखाई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर एक बात ये देखो कि इसको अगर हम इस कंसेप्ट से नहीं
फाइंड करना चाहें, इसके लिए मैं अभी अभी थोड़ा इसका शॉर्ट और मेथड दिख गया है। ये देखो कि हमें AGE पूछा है, तो AGE फाइंड करने के लिए ये देखो हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, और अगर ये लिखा तो भी सही है, या फिर ये लिख देंगे एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, ये इसके इक्वल होगा। GED की वैल्यू क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। GED की वैल्यू तो 126 है, और एंगल AGE इधर रह जाएगा। ये 2 लाइन का आंसर भी लिख सकते हैं। ऐसे करो तो भी ठीक है, ऐसे करो तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, समझ आना चाहिए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।